Well, we will see today the elastic collision, right? So, how it is different from the perfectly inelastic collision that we have discussed in the previous lecture. Elastic collision. So the one thing is common, that is momentum is conserved. Momentum is conserved here also. The second thing here is the different from the last thing, the perfect inelastic collision, that is the kinetic energy is also conserved here. Kinetic energy is also conserved. But क्या मैं जो लिख रहा हूँ वो करेक्ट है? नहीं है ना करेक्ट, आई मीन इनकम्प्लीट है. You have to be very precise while you are writing something. Total angular momentum is conserved, total kinetic energy is conserved. So जो लिख रहे हो ना वो लिखने का पता होना चाहिए कि तुम कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो, कहाँ पे गलतियाँ नहीं कर रहे हो. Okay, first we will discuss in one dimension. वन डायमेंशन में हम इसको पहले समझेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है और क्या क्या हमारा इसमें गोल है. गोल सेम ही है जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि और वन डायमेंशन में हम इसको देख रहे हैं. और फर्स्टली हम देख रहे हैं इसको इन लाइफ फ्रेम. ठीक. वेल, सो वी हैव हियर टू पार्टिकल्स. दो पार्टिकल है मेरे पास यहाँ पर. पहले का मास है m1, दूसरे का मास है m2. एंड इसकी वेलोसिटी है u1 और इसकी वेलोसिटी है u2. इट्स नॉट नेसेसरी कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं, ऐसे भी जा सकते हैं. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जब मैं ये लिख रहा हूँ कि इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u1 है, इसकी वेलोसिटी u2 है, इसका मतलब ये है कि आई नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, एंड देयर आर 4 वेरिएबल्स ना. सो आई नो द ऑल द 4 वेरिएबल वैल्यू. मुझे इसका मास पता है, मुझे इसका मास पता है, मुझे इसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है, मुझे इसकी फाइनल वेलोसिटी पता है. द नाउ द मेन गोल, द मेन टारगेट इज़ दैट व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी. हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में फॉलो किया था कि हम एक जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी. उसके बाद हम स्पेशल केस लेंगे. पहले दूसरे पार्टिकल को रेस्ट में कर देंगे, दूसरे पार्टिकल को रेस्ट में करने के बाद जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसको बहुत हैवी ले लेंगे और जो पार्टिकल रेस्ट में उसको बहुत लाइट ले लेंगे. तो ऐसे करके 3-4 कॉम्बिनेशन बनते हैं जिसको स्पेशल केस बोलते हैं. तो वो ऑटोमेटिकली तुझे समझ में आ जाएगा कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट डिराइविंग द मोस्ट जनरल फार्मूला. जनरल फार्मूला अगर एक बार समझ में आ गया कि कैसे ड्राइव हो रहा है, उसके बाद तो बस वैल्यू पुट करने के बाद यू कैन फाइंड आउट द आउटकम ऑफ द स्पेशल केसेस दैट वी विल डिस्कस इन द एंड ऑफ दिस लेक्चर. तो वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट गोल. यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द गोल. Goal is to find final velocities of particles. इसको A and B बोल देते हैं particles को. Let's call it A and इसको B बोल देते हैं. Remember that the motion is in one dimension. वन डायमेंशन मोशन का मतलब क्या है कि ये पार्टिकल्स ऐसे आपस में कोलाइड करेंगे और कोलाइड करने के बाद ये इसी लाइन ऑफ एक्शन, ये जो एक्शन हो रहा है इनका इसी लाइन ऑफ एक्शन में मूव कर सकते. दे कांट मूव लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस. दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू मूव ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्शन. इसीलिए इसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन. That's why it is called head on collision. So जो 1D का केस है इसको बोलते हैं head on collision. Remember ये wording, ये words याद रखना. head on collision. Good. Fine. और बात हम लेफ्ट फ्रेम में कर रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट भी है पूरी स्टोरी.
बिकॉज जब जब वेलोसिटी की बात होती है तब तब पता होना चाहिए कि किसकी वेलोसिटी और किसके रेस्पेक्ट में वेलोसिटी की बात की जा रही है. बट अभी हम लैब फ्रेम में कर रहे हैं तो एक ही फ्रेम है हमारे पास, तो देयर इज़ नो रीज़न फॉर बीइंग कंफ्यूज, राइट. कन्फ्यूजन होने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि एक ही फ्रेम में रेफरेंस है. गुड. सो हमारे पास ये दो हथियार हैं. पहला हथियार है हम टोटल एंगुलर मोमेंटम यूज़ कर सकते हैं का कंजर्वेशन यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा हथियार है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ कर सकते हैं. ये दो हथियार का यूज़ करेंगे देन वी विल बी एट द राइट प्लेस. ओके. सो हमारा गोल ये है, गोल को हाईलाइट कर लेते हैं पहले. अगर जब गोल ये है तो इसका मतलब क्या है कि मुझे क्या पता करना है फाइनली, द वैल्यू ऑफ V1 इक्वल टू वॉट एंड V2 इक्वल टू वॉट. ये मुझे ये फाइंड आउट करना है, डेट्स इट. कोलिजन होने के बाद पार्टिकल ए की क्या वेलोसिटी थी और पार्टिकल बी की क्या वेलोसिटी है. ठीक है. सो फर्स्ट थिंग इज दैट यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन. फाइन. वी नीड टू मेक अनदर डायग्राम कि इनिशियली ये ऐसे था, इनिशियली दिस वाज द सिचुएशन. नाउ फाइनली we will see that the particle A is moving with velocity v1 और particle B is moving with velocity v2. हमें नहीं पता डायरेक्शन क्या होगी, बट हम ऐसे रेंडमली डायरेक्शन ले सकते हैं. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई पहले भी ऐसे जा रहे थे, दूसरे आप भी ऐसे जा रहे हैं, जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी जा सकते हैं, हमें नहीं पता. बट हम जस्ट एक डायग्रामेटिकली समझने के लिए ऐसा कर सकते हैं. तो P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल. हाँ, इनिशियली क्या है, मोमेंटम, टोटल मोमेंटम. यहाँ पे ध्यान है टोटल मोमेंटम की बात करें. टोटल का मतलब पार्टिकल ए और पार्टिकल बी दोनों का. सो m1 u1 प्लस m2 u2, दिस इज द इनिशियल मोमेंटम. दिस हैज़ टू बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. ये पहला मेरा हथियार है. Now the second thing is that energy conservation, kinetic energy conservation in fact. So it is very trivial to writing these things. Half m1 u1 square plus half m2 u2 square equals half m1 v1 square plus half m2 v2 square. Did you notice one thing? I'm not writing the vector sign. I'm not using the vector sign because one dimension है तो we don't really require the vector sign ना, क्योंकि एक ही डायरेक्शन है. प्लस होगा तो ये, नेगेटिव होगा तो ये. ओके. So one thing you can do it here, that you just divide half, all will be cancelled out. So it will be like this, m1 m2 u2 square. कुछ नहीं है, मैथ्स ही है, ऐसे हो जाएगा. ठीक है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन को थोड़ा डेकोरेट करके लिखना है. कैसे डेकोरेट करके लिखना है, जो m1 वाले टर्म्स है उसको एक साइड ले आओ. m1 वाले टर्म्स को एक साइड ले आओ और m2 वाले टर्म्स को एक साइड ले आओ. सिमिलरली हियर m1 वाले टर्म्स को एक साथ ले आ और m2 वाले टर्म को एक साथ ले आ. ठीक. नाउ डिवाइड दिस टू इक्वेशन. डिवाइड इक्वेशन 3/2. तो अगर तो ऐसे डिवाइड करेगा इससे, तो ये क्या आएगा, you can also see it very easily. m1 cancel, m2 cancel. Here I will use the formula of a square minus b square. So it will be u1 plus v1 equal v2 plus u2. Correct.
or we can write it as u1 minus u2 equals to v2 minus v1. Fine. So this is the conclusion that if you see what is the meaning of u1 minus u2, the relative velocity है ना, द रिलेटिव वेलोसिटी. जो दो पार्टिकल थे पहले, जो ऐसे जा रहा था u1 और ऐसे जा रहा था u2, तो u1 माइनस u2 इज द रिलेटिव वेलोसिटी. लाइक अगर मैं बोलूँ कि पार्टिकल ए की बी के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए विद रिस्पेक्ट टू वी की क्या होगी, यू ए माइनस यू बी, और यू ए क्या है, u1 माइनस u2. तो u1 माइनस u2 जो है एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी है, उसी को हम रिलेटिव वेलोसिटी बोल रहे हैं. और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ स्पीड का एक ही मतलब, क्योंकि वन डायमेंशन की बात हो रही है. तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि इससे एक पहला रिजल्ट ये आया हमारे पास. फर्स्ट रिजल्ट ये कि इन वन डायमेंशन फॉर इलास्टिक collision relative velocity before and after collision is same. अगर थोड़ा और साफ लिखना है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ होम, किसकी रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन पार्टिकल्स. तो ये पहले टकराने से पहले जो रिलेटिव वेलोसिटी थी वही टकराने के बाद रिलेटिव वेलोसिटी. मतलब ये हुआ कि मान लो कि इस पहले पार्टिकल बी को लग रहा था कि यार ये मेरी तरफ आ रहा है 10 किलोमीटर की रफ्तार से मेरी तरफ आ रहा है, इसको ऐसा लग रहा था इसके रेस्पेक्ट में. लेफ्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी अलग होगी, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में अगर इसको लग रहा है कि वेलोसिटी 10 से मेरी तरफ आ रहा है, टकराने के बाद भी इसको लग रहा है कि यार 10 से मेरी तरफ आ रहा है या जा रहा है, वो अलग बात है कि ये आ रहा है कि जा रहा है वो कंफर्म नहीं है अभी. लेकिन अगर ये 10 से मेरी तरफ आ रहा है अभी पहले, बाद में भी उतने से आएगा. प्लस माइनस का डिफरेंस होता है. प्लस माइनस का मतलब वो साइन पर डिपेंड करेगा और डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा कि माइनस होगा कि प्लस होगा, बट जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा. ठीक है, गुड. तो पहला कंक्लूजन ये है. लेकिन हमारा गोल जो तो था हमारा कि हम फाइंड आउट करें क्या होगी हमारी वेलोसिटी, फाइनली वेलोसिटी क्या होगी. इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4. ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 v2 निकाल, v2 इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1, और इसी इक्वेशन से v1 भी निकाल, v1 इक्वल टू v2 माइनस u1 प्लस u2. 5 and 6 ये स्टेप्स थोड़ा इम्पोर्टेंट है. ठीक है. नाउ पुट दिस टू वैल्यू इन द इक्वेशन नंबर 2. जो मोमेंटम कंजर्वेशन की जो इक्वेशन थी वहाँ पे डालना है इसको. हम क्या करना चाह रहे हैं पता होना चाहिए. वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर v1 एंड v2. ये इक्वेशन नंबर 2 पे हम डालना चाह रहे हैं, लेकिन इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ. इसका क्या एक्सप्रेशन है, क्योंकि ऊपर जाना पड़ रहा है मुझे. ऐसे लिख सकता है, सिंस दिस इक्वल टू दिस, पुट 5 इन इक्वेशन नंबर, in this equation, put 5 in above equation. इक्वेशन नंबर 2 जो है यहाँ पे ऊपर से मैंने कॉपी किया है. तो देख क्या आएगा, v2 तो यही था, सॉरी ये क्या था, m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2. जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ v2 इज दैट u1 माइनस u2 प्लस v1. फ्रॉम हियर हमें क्या निकालना है, v1 निकालना है. ध्यान रखना, वो भूलना नहीं है, v1 निकालना है. तो v1 वाला टर्म्स एक साथ लिया, m1 माइनस का m1 v1 माइनस का m2 v1 इक्वल्स m2 u1 माइनस m2 u2, 2 टाइम्स m2 u2 हो जाएगा ना.
लाइक दिस. सो टेक v1 कॉमन और माइनस साइन यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा 2m2u2 माइनस m2u1 अपॉन m1 प्लस m2. इतना क्लियर होगा. तो इसको देख अगर थोड़ा सा और डेकोरेट कर लिखेगा तो डिनोमिनेटर को डिवाइड मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स u2 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 सॉरी ये क्या था, हाँ ये था ना, और u1. ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए. तो जब पुट कर दिया तो ये सिंपली इसको जब तो मल्टीप्लाई करेगा तो u2 माइनस 2u2 एन प्लस m2 v1 m1 u1 माइनस m1 v1. सो नाउ कलेक्ट द v1 टर्म्स बिकॉज हमें v1 ही पता करना है. तो ये आएगा m1 u1 माइनस m2 u1 माइनस 2m2 u2, ये u2 लिखना भूल गए यहाँ पर, इक्वल टू m2 माइनस m2 प्लस m1 v1 मैंने मतलब क्या क्या मैंने इसको यहाँ ले गया और m2 को यहाँ लेके v1 कॉमन ले लिया. सो नाउ कलेक्ट v1 इक्वल टू नथिंग बट this thing divided by this thing, है ना. ओके इसमें भी अगर तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेगा या कॉमन बनेगा तो ऐसे आएगा. देख m1 प्लस m2 डिस्ट्रीब्यूट करना है डिनोमिनेटर को, जस्ट माइनस का 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 u2. राइट आई थिंक ओके ये गलती कर दी, ये जो 2u2 आएगा ये माइनस का है, यहाँ प्लस बनेगा ऐसे, तो ये प्लस v1. दिस इज़ योर v1, दिस इज़ व्हाट वी वांट टू फाइंड इट आउट. सिमिलरली जो ये 6th था इक्वेशन, अगर तो इसको यहाँ पर डालेगा यू विल गेट जस्ट मैथ से, आई डोंट वांट टू डू इट, यू डू इट. देख यही चीज़ जो थी जो ये ब्रैकेट था, ये बाद जो सेकंड टर्म में था ये ब्रैकेट फर्स्ट टर्म में आ जाएगा यहाँ पे 2m1, बट ध्यान देना m1 आ रहा है ऊपर m2 की जगह पे और ये u1 आ रहा है और ये m2 माइनस m1 आ रहा है और m1 प्लस m2 आ रहा है ऐसे. ठीक है, तो ये दो रिजल्ट आ गए, यही थे हमारे मेन गोल. इक्वेशन नंबर इसको बोल देते हैं 5, इसको बोल देते हैं 6. वंस दिस इक्वेशन इज़ कन्फर्म, वंस दिस इक्वेशन इज़ फिगर्ड आउट, इसको 6 बोलते हैं, ऊपर 5 लिखा है पहले, 6 और 7. अगर ये जब इक्वेशन आ गया, अब उसके बाद जो स्पेशल केसेस हैं दैट कैन बी अंडरस्टूड वेरी वेरी इजीली. ठीक है, सो स्पेशल केस डिस्कस करने से पहले एक चीज़ यहाँ पे बताना मैं भूल गया. मास्टर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रूव दैट इन द वन डायमेंशन फॉर इलास्टिक कोलिजन द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द पार्टिकल्स इट्स सेम बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन. सो क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है बट डेरिवेशन विल फॉलो द सेम वे, ऐसे ही फॉलो होगी डेफिनेशन. ओके, anyways, so we are coming to the special cases. कुछ भी नहीं है स्पेशल केस, मतलब जस्ट एक तरीका है चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का. इफ़ m1 इक्वल टू m1, यानी कि जो दोनों पार्टिकल आपस में टकरा रहे हैं अगर उनकी वेलोसिटी सेम होगी तो क्या होगा. देख जस्ट पुट यूज़ द इक्वेशन नंबर 6 and 7. 6 और 7 यूज़ करते ही यू विल गेट कि यार सब कुछ ईजी हो गया. देख तो v1 इज़ नथिंग बट ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो माइनस वाले टर्म्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों, तो जो बचेगा
जो v1 की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2m अपॉन 2m, और इसको हम जो दो बराबर मास मान इसको m मान लेते हैं। सो 2m अपॉन 2n अपॉन u2, तो यानी कि v1 इक्वल टू u2 और v2 इज नथिंग बट 2m अपॉन 2m u1, दैट इज v2 इज इक्वल टू v1। सो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि वेलोसिटीज आर बीइंग एक्सचेंज्ड, वेलोसिटीज आर बीइंग एक्सचेंज्ड, मतलब ये जो a था और ये जो b था, मान लो ये 10 की स्पीड से आ रहा है लेकिन इनके मास सेम है, ध्यान रखना। अगर इसका मास m है और इसका मास भी m है, अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है और ये भी 10, ये मान ले 5 से आ रहा है बिफोर कोलिजन, तो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो रही है पता है, अब टकराने के बाद ये जो a था पहले जो 10 से चला था वो 5 से चलेगा और जो b था वो अब 10 से चलेगा। ये कितना इंटरेस्टिंग है, देख सोच एक बार, एग्जैक्टली ट्रांसफ़र हो गया है। इंटरेस्टिंग ना। लेकिन ऐसा सोच, लेकिन ऐसा हमें प्रैक्टिकली दिखता नहीं है वैसे होते हुए। जब मान ले मेरे पास 2 टेनिस बॉल हैं, अगर मैं एक टेनिस बॉल में दूसरे टेनिस बॉल को कोलाइड करता हूँ तो ऐसा लगता नहीं। रीज़न ये है कि रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में कोलिजन इलास्टिक नहीं होते। इलास्टिक कोलिजन में लॉस नहीं होना चाहिए ना बाय डेफिनेशन, बट रियलिटी में लॉस होते हैं। दैट्स वाई वी डोंट एग्जैक्टली, हम लॉस को टेंडिंग टू जीरो कर सकते हैं, बहुत कम लॉस वाला गेम खेल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हम आइडियल केसेस नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमें दिखता नहीं ऐसा होता हुआ लाइफ में, प्रॉपर लाइफ। ओके, सो दूसरा है इफ़ वन ऑफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, मान लें कि दूसरा पार्टिकल रेस्ट पे, बी इज एट रेस्ट। इफ वन ऑफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो सिंपल है, यूजिंग 6 and 7 इसलिए बोला ये डेरिवेशन पता होना चाहिए। अगर तो इसको याद करने जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा याद करना। ठीक है, याद भी कर सकते हैं। तो ये देख यहाँ से क्या चेंज होगा। अब अगर हम एक पार्टिकल को मान लेते हैं, लेट बी इज एट रेस्ट, बी इज एट रेस्ट, तो इसका मतलब ये है कि जो u2 है 0 हो जाएगा। u1 a का था, u2 b का था। अगर u2 0 हो गया तो ये टर्म पूरा गायब हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला टर्म पूरा गायब हो जाएगा। तो हमें बॉक्सेस भी हटा देते हैं। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशंस आएंगे, और इसके ऊपर एक और कंडीशन लगा दी, अगर इफ़ मास इज सेम, इफ़ जो ऊपर वाली कंडीशन थी वो इस पर और लगा दी, तो क्या आएगा, v1 इक्वल्स, ये 0 हो जाएगा, देख m1 माइनस m2 0 हो जाएगा, और v2 इक्वल u1। ठीक है, तो अब ये क्या, इसको फिजिकली कैसे सोचेगा। फिजिकली सोचने का तरीका ये है कि ये जो मेरे पास b पार्टिकल था ये रेस्ट पे था, इसका मास था मेरा m, और जो यहाँ से पार्टिकल आ रहा था इसका मास भी था मेरा m। ए पार्टिकल मान ली इसकी वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर पर आवर, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस है देख। तो ये था बिफोर कोलिजन, ये पूरी कंडीशन सिचुएशन कब है, बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है देख, v1 0 हो जा रहा है। v1 किसकी वेलोसिटी है, ए की वेलोसिटी है। ये रेस्ट पे हो गया, ये रेस्ट पे हो गया, ठीक है। और जो इसको चलो कलर वही बनाते हैं जो कलर उसके लिए बना रखा था, ये रेस्ट पे आ गया ए वाला, और जो m था जो चुपचाप बैठा हुआ था, दैट इज मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। इंटरेस्टिंग, ये आफ्टर कोलिजन की बात है ना।
और ऐसा होता भी है, तो एक बार यूट्यूब पे कोई एक्सपेरिमेंट देखेगा, लोगों ने वीडियोज़ बना रखी होती हैं कि ऐसे पेंडुलम होता है जिसमें बहुत सारे ऐसे लगे हुए होते हैं, तो अगर इसको ऐसे उठा के इस पर टच करेगा तो ये वाला निकल के आता है बाहर। जितनी वेलोसिटी इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसको ऐसे दी, सेम वेलोसिटी से निकल के आता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग केस है। तीसरा केस ये है कि अगर जो पार्टिकल बी है वो रेस्ट पे है, बट उसका बहुत मैसिव वेट है, पार्टिकल बी इज एट रेस्ट एंड m2 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m1। तो इस केस में क्या बनेगा, देख अब पूरा सिचुएशन, पूरी इक्वेशन क्या बनेगी देख। अगर बी पार्टिकल रेस्ट में है तो v2 अगेन u2 जीरो हो जाएगा, तो ये पार्ट गायब हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला पार्ट भी गायब हो जाएगा क्योंकि u2 रेस्ट पे है। लेकिन जैसे ही हमने बोला कि अगर मास बड़ा है रेस्ट वाला, m2 बड़ा है मास, तो क्या होगा देख। ये अच्छा है सर, ये यहाँ पे थोड़ी बहुत फिजिक्स मतलब मैथ्स है। इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या ले सकते हैं, अगर m1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन m2, तो अगर तुम m1 में से m2 को घटा भी दोगे तो वो लगभग m1 ही होगा। यानी कि मान ले m1 है तेरा 1000 किलो, सॉरी m2 है तेरा 1000 किलो, क्योंकि वो बड़ा है ना, अगर वो रेस्ट में है बड़ा है। अगर m2 1000 है और m1 1 किलो है, अगर 1000 में से तो 1 किलो घटा भी देगा तो जस्ट वो उसको 1000 ही मानेंगे ऑलमोस्ट। इसलिए ये इक्वल टू का साइन की जगह ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली का साइन आता है। तो m1 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, अगर उसमें कुछ थोड़ा सा जोड़ भी दो तब भी नेगलेक्ट कर देंगे, थोड़ा सा घटा भी दो तब भी नेगलेक्ट कर देंगे। तो ये माइनस का m2 आ जाएगा, ये नीचे भी m2 आ जाएगा, तो ये u1 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का u1 आ जाएगा। माइनस साइन क्या डिनोट करता है यहाँ पर, वन डायमेंशन माइनस साइन क्या डिनोट करता है, डायरेक्शन। सिमिलरली v2 की बात करेंगे तो 2m1 है, और अगर m1 को क्योंकि देख m1 इज टेंडिंग टू 0, m1 मतलब बहुत छोटा है ना, तो देख, और अगर तू ऊपर वाले में कुछ मत कर और नीचे वाले में क्या है कि m1 प्लस m2 का हम m ही मान रहे हैं, m2 ही मान रहे हैं क्योंकि m2 बहुत बड़ा है ना। तो इसको भी ऐसे लिख देना है यहाँ पर, m1 प्लस m2 इज ऑल्सो ऑलमोस्ट इक्वल टू ये m2 होगा, मिस्टेक है, माइनस का m2। और यहाँ पर देखा, अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी से किसी चीज़ को डिवाइड करोगे तो ये ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, तो इसलिए v2 इज ऑलमोस्ट 0। और ये बहुत प्रैक्टिकल बात है देख, जैसे हम मान लें ये ग्राउंड है, अर्थ मान लें इसको, ठीक है, अर्थ बहुत हैवी है। अगर तू यहाँ पे अपनी क्रिकेट की बॉल को डालता है और रेस्ट पे है, u2 इक्वल टू 0, u1 इक्वल टू 10 km/h मान ले, तो v1 क्या होता है, v1 तो ऑलमोस्ट वही होता है देख, जितने से जाती है उतनी ऑलमोस्ट उसी वेलोसिटी से वापस ले जाएगी। तो इसीलिए जो v1 है वो ऑलमोस्ट u1 के बराबर है, और नेगेटिव साइन इज स्विंग द अपोजिट डायरेक्शन है, ये नीचे को थी तो ये ऊपर को। लेकिन जो v2 है, क्या उसको फ़र्क पड़ता है, क्या ज़मीन नीचे को जाती हुई है, दिखती है तेरे को दिखती नहीं है बट जाती है, लेकिन ऑलमोस्ट 0 वेलोसिटी से जाती है। सो दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल फ्रॉम योर डेली लाइफ। थर्ड केस ये होगा। फोर्थ केस ये जस्ट उल्टा ये कि भाई जो ये पार्टिकल रेस्ट में था उसका मास बहुत छोटा है, लाइटर, वेरी वेरी लाइटर देन ma या m1, ठीक है। इस केस में सेम इक्वेशन का यूज़ करेगा, तो अगर इसको तो अच्छे से लिखना चाह रहा है तो ऐसे, द पार्टिकल एट रेस्ट इज लाइटर देन m1 तो, और वो रेस्ट में है तो ऑफकोर्स ये अगेन जो ये v2 है ये गायब हो जाएगा,
सॉरी U2 गायब हो जाएगा, ये भी U2 गायब हो जाएगा। देख रहे हैं ना, इस वही जो मेन इक्वेशन थी वही यूज हो रही है बार बार। तो इसको हटा देगा ऐसे। तो अब यहाँ पर सेम चीज़ है लेकिन उल्टी हो जाएगी। अगर M1 बड़ा है, बहुत बड़ा है M2 से, क्योंकि जो M2 था जो रेस्ट पे वो बहुत छोटा माना गया है यहाँ पर। तो अभी क्या बोलेंगे हम, M1 माइनस M2 इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू M1, और M1 प्लस M2 भी ऑलमोस्ट इक्वल टू M1। तो ये ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर वाली इक्वेशन बनेगी M1 अपॉन M1 U1। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा U1 और ये 2U1 ऑलमोस्ट। ये वाला साइन बना देना एग्जाम में। तो ये क्या बता रहा है अभी कि जो पार्टिकल ये रेस्ट में था M2 पहले, और जो ये पार्टिकल बहुत बड़ा पार्टिकल आ रहा था M1 से U1 वेलोसिटी से आ रहा था, अब क्या होगा कोलिजन के बाद कि ये जो छोटा पार्टिकल था वो डबल अपनी जो ये इसकी स्पीड थी इससे डबल स्पीड से जाना स्टार्ट कर देगा, और जो पहला पार्टिकल था उसकी स्पीड पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो बड़ा पार्टिकल था वो उसी स्पीड से जाना स्टार्ट कर देगा, मतलब जिससे आया था वो वैसे ही चलना स्टार्ट कर देगा। मतलब इसको ऐसे समझ तू कि ये भी इंटरेस्टिंग केस है कि इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर देता हूँ। पहला बॉक्स दिखा रहा है बिफोर कोलिजन और बाकी नीचे वाला बॉक्स दिखा रहा है आफ्टर कोलिजन। तो इसको ऐसे ही समझ सकता है। तो देख, मान ले एक ट्रक आ रहा है, ठीक है, एक ट्रक आ रहा है ऐसे 100 की स्पीड से आ रहा है, और यहाँ से मेरी साइकिल आ रही है, ठीक है, और कोलिजन होने जा रहा है। मेरी स्पीड थी मेरी रेस्ट में था ना, हाँ सॉरी मैं तो रेस्ट में था, मेरी साइकिल खड़ी थी यहाँ पर, एक्सीडेंट हो गया मान ली, साइकिल इसका बैलेंस बिगड़ गया। तो ये ऐसे चली इसका बैलेंस बिगड़ गया। तो ये क्या होगा कि एक सेकंड है, हाँ, तो ये क्या होगा कि जो साइकिल है ये 200 किलोमीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट कर देगी डबल स्पीड से, और लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो इतना भारी है कि इसकी स्पीड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सामने वाला जो बंदा होगा या सामने वाली जो चीज़ होगी जो बहुत छोटी होगी इसके मुकाबले, वेट के मुकाबले, वेट के छोटा मतलब वेट में छोटा होगा, हाइट में मास में जो छोटा होगा, वो इसकी स्पीड के जो इस स्पीड से जो आ रहा था उससे डबल स्पीड में जाना स्टार्ट कर देगा। दिस इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो ये पूरा इलास्टिक कोलिजन का पूरा डिस्कशन था किसमें, लैब फ्रेम में था। और सेंटर ऑफ मास फ्रेम वी विल सी इट इन द नेक्स्ट क्लास। वेट सेंटर ऑफ मास फ्रेम इन वन डायमेंशन वी कैन सी राइट नाउ, है ना, बिकॉज बाय द वे एक आध चीज़ और डिस्कस करके तेरे मास्टर ने इस पर एक ही चीज़ डिस्कस करके, बाय द वे जब दूसरा पार्टिकल रेस्ट में ना उसके 3 केस हैं, और जब पार्टिकल दोनों मूव कर रहे हैं उसका एक केस है। टोटल 4 केस हैं। टोटल 4 केसेस में से एक केस ऐसा है जिसमें दोनों पार्टिकल मूव कर रहे हैं और बाकी 3 केस ऐसे हैं जिसमें दूसरा पार्टिकल रेस्ट में। तो जब पार्टिकल रेस्ट में है उन 3 केसेस में एक और चीज़ तो यहाँ पर डिफाइन कर सकता है, वो है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। सिंपल है कि मतलब ये देखना चाह रहे हैं हम कि जो ये पार्टिकल रेस्ट में था और जो यहाँ से पार्टिकल चलता हुआ आ रहा था, जिसको हिट कर रहा था, शूट कर रहा था, जैसे शूट किया तो इसने इसको कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी। मान लें इसके पास 10 जूल एनर्जी थी पहले, शूट करने के बाद इसको कितना मिला। सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी शूट कर रहा है ना, और एनर्जी तो यहाँ पे कुछ है नहीं। काइनेटिक एनर्जी शूट कर रहा है तो वेलोसिटी, तेरे को वेलोसिटी पता है, अगर तो वेलोसिटी पता है तो शूट करने वाली एनर्जी भी पता कर सकता है। तो उसका रेशियो पूछा है, इसको तो मेरा बताया हुआ भी कर सकता है, एक बार गेस करना वीडियो पॉज करके। तो ट्रांसफर्ड एनर्जी कैसे निकालेंगे, इक्वल टू
काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी जिसको मिल रही है और काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए जिसके द्वारा दी जा रही है। तो पहली बात तो मास बराबर है, तो हाफ एम बी की फाइनल वेलोसिटी क्या होगी v2 अपॉन हाफ एम, दोनों का मास सेम है। तो ए की पहली वेलोसिटी क्या है u1 तो हाफ एम कैंसिल, तो u2 अपॉन u1। और हमने देखा है यहाँ से कि भाई ये दोनों बराबर हैं, u1 और v2 बराबर है, तो ये दोनों बराबर हैं तो ये 1 हो जाएगा। तो यानी कि जितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होनी थी वो पूरी की पूरी ट्रांसफ़र हो गई। तो ये इलास्टिक कोलिजन की प्रॉपर्टी नहीं है, बट ये स्पेशल केस की प्रॉपर्टी है कि इफ़ द मास ऑफ द टू पार्टिकल इज द सेम, इफ द मास ऑफ द टू पार्टिकल इज सेम, then the transfer energy is the transfer ratio of transfer energy is 1, that is पहले पार्टिकल द्वारा दूसरे पार्टिकल को जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो फुल्ली ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसमें कोई भी लाग लपेट नहीं है, उसमें बचेगा नहीं, सारा का सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और दूसरा केस क्या है कि यहाँ पर क्या होगा, देखा यहाँ पर है तेरा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। तो बी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ एम बी, यहाँ पे ध्यान देना मास बराबर नहीं लिया गया है, हाफ एम बी या m2 v2 अपॉन हाफ m1 u1। हाफ से तो हाफ चले जाएगा, m2 अपॉन m1 को अलग कर ले और v2 अपॉन u1 के होल स्क्वायर को अलग कर ले। तो ये देख m2 बहुत बड़ा है और m2 अपॉन m1 को अगर तू अभी कुछ नहीं करते हैं, लेकिन पहले v1 और u1 को पुट कर लेते हैं, हाँ v2 और u1 को पुट कर लेते हैं। तो v2 तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 0 है, मतलब ये देख रहे हैं ना, ये तो ऑलमोस्ट 0 है यहाँ पर, तो इसको 0 मान ले दो, तो ये 0 हो गया, मान के लिए 0 ही है ऑलमोस्ट, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, 0 का मतलब रेशियो 0 का मतलब कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। तीसरा केस देख ले, तीसरा केस क्या है, सिंपली काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो एम बी का मतलब m2, एम ए का मतलब m1, वेलोसिटी ऑफ बी यानी कि v2, वेलोसिटी ऑफ ए यानी कि u1। तो v2 और u1 में क्या रिलेशन देख, ये v2 जो है वो u1 का डबल है, इस इक्वेशन से देखेगा तो ये क्या आ जाएगा m2 अपॉन m1 और v2 की जगह क्या रखेगा तो u1, तो 4 u1 कैंसिल, तो 4m2 अपॉन m1, ठीक है। लेकिन जो m1 है वो बहुत बड़ा है, तो ये जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट मतलब 1 से तो कम ही होगा ना, 1 से कम होगा, और 1 से कम संख्या को तो अगर तो 4 से गुणा करेगा तो वो भी 1 से कम होगी, ठीक है, वो भी 1 से कम होगी, मतलब ये तो 1 से बहुत कम है, ये ऐसा नहीं कि 0.9 है, ये चीज़ 0.9 के आसपास बहुत छोटी है, क्योंकि अमन बहुत बड़ा है, मतलब टेंडिंग टू 0 यानी कि 0.1 ऐसे कुछ बहुत छोटी संख्या है। तो नंबर फ़र्क नहीं पड़ता क्या नंबर है, लेकिन ये इतना पता है कि ये लेस देन 1 है, ये रेशियो लेस देन 1 है, ठीक है। तो मतलब एसेंस ये है कि तुम्हारे मास्टर ने भी लिख रखा है कि ट्रांसफर्ड एनर्जी इज 1 फॉर इक्वल मास केसेस, इक्वल मासेस, and transfer energy is less than 1 for less than 1 otherwise। ट्रांसफर एनर्जी इज 1 का मतलब क्या है कि मतलब कंप्लीटली नहीं होगी वो ट्रांसफर एनर्जी, रेशियो बोल सकते हैं इसको, रेशियो मतलब वन मतलब क्या है, मतलब एनर्जी का तो यूनिट होता है ना, तो मतलब जो ट्रांसफ़र एनर्जी है वो पूरी की पूरी एक ही केस में हो रही है जब मास बराबर है, अगर मास बराबर नहीं होते हैं तो उस केस में एनर्जी जो है वो पूरी की पूरी ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है।